जो हमारे विभागाध्यक्ष भी हैं मैनेजमेंट के, हमारे डीन एकेडमिक्स, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जो इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं, और साथ ही साथ हमारे विभागाध्यक्ष दो विभागों के हैं, विज्ञापन जनसंपर्क और सिनेमा स्टडीज, दोनों विभागों के। प्रोफेसर सीपी अग्रवाल हमारे बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, और आप जो हैं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस विभाग के जो है विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर मोनिका वर्मा जो है हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के जो है एचओडी हैं। हमारे बीच में जो है डॉक्टर राखी तिवारी जी हैं, डॉक्टर राखी तिवारी जी विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर आरती सारंग जो जनसंचार और पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के प्रतिनिधित्व आज यहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत सिंह भी आज बाहर गए हैं, जिसके चलते आप यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। हमारे यहाँ बीच में और भी जैसे हमारे पब्लिकेशन के जो विभागाध्यक्ष है डॉक्टर कंचन भाटिया जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे निदेशक जो अब हम स्थापित कर रहे हैं, ऐसे हमारा जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो करमवीर, उसके स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जोशी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मणिकंठन नायर जी हैं। मणिकंठन नायर जी हमारे सभी परिसरों के जो है एकेडमिक मेंटर हैं, और यहाँ उपस्थित संकाय सदस्य और प्रिय विद्यार्थियों, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में उन्मुखीकरण इस समय वो इसलिए कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। 21 तारीख अंतिम तिथि थी नामांकन का। इस वजह से पूरे देश में, जैसे कि यहाँ बताया गया, पहले कभी यहाँ 60-70 हजार पूरे देश में हमारा एडमिशन होता था। अब हम सीधे दुगने संख्या में पहुंच गए हैं। पिछले 2 वर्ष 1,23,000 का एडमिशन इस वर्ष हमको मिला है। पिछले वर्ष हमने 1,03,000 कोविड के बावजूद हमारा एडमिशन हुआ। एक ऐसे समय में जब कई विश्वविद्यालय बहुत संघर्ष कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, यहाँ तक कि आरजीपीवी में फ्रेश डेट्स जो है इंजीनियरिंग के लिए तक दोबारा उन्होंने तारीख घोषणा की है। तो ये माखनलाल विश्वविद्यालय की जो एक विश्वसनीयता है, उसकी जो साख बनी है पूरे देश में, उसका एक सबूत है ये। आप लोग जैसे जानते हैं, मुझे कुछ बातें हो सकता है कि आपके लिए पुरानी हो, लेकिन क्योंकि आप लोग पिछले कई महीनों से यहाँ हैं, हम लोगों ने, एक तो ये कारण था, दूसरा हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इसी सेमेस्टर से हम लोग अपने नए परिसर में हम लोग जाएंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ रह गया था, वो था पुस्तकालय का, जिसके चलते 3-4 महीने पुस्तकालय में काम चला। हमें लगा कि हम नए परिसर में जाएंगे तो पुस्तकालय जो है वो उसके अभाव में, क्योंकि कोई परिसर में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि किसी को दिखाना है कि हम नए परिसर में आए, लेकिन परिसर में इसलिए जा रहे हैं कि उस परिसर में आपको सभी सुविधाएं मिलें। तो आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि जनवरी में जो सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का शुरू होगा वो नए परिसर से पूरी तैयारियां चल रही हैं। हस्तांतरण के प्रक्रिया कई डिपार्टमेंट धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। आप सबको गर्व होगा कि आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले बैच होंगे उस नए परिसर के। आप सबको आने वाले 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जब आप माखनलाल के विद्यार्थियों से मिलेंगे, तब आप कहेंगे उस परिसर को हमने शुरू किया। तो ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि हर तरह से पिछले कुछ महीनों में जो पहली बार हम इंडिया टुडे के टॉप 10 में आ गए हैं, हम द वीक के टॉप 10 में, हम
ओपन के पूरे वेस्ट जोन में हम पहले रैंक पे हैं। और यही नहीं, शोध के क्षेत्र में भी हमने इस वर्ष लगभग 30 यूजीसी नेट, उसमें 8 जेआरएफ, ये किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास भी ये कीर्तिमान नहीं। ये हमारे विद्यार्थियों की, जो मेधावी विद्यार्थी है, उन्होंने साबित कर दिखाया कि माखनलाल इज ईस्ट और वेस्ट, माखनलाल इज द बेस्ट। ये संस्था के प्रति एक गर्व, ये जरूरी है। ये तभी होगा जब संस्था तरक्की करेगी, और संस्था तभी तरक्की करेगी जब आप हर विधा में अपनी एक पहचान बनाएंगे। माखनलाल प्रदेश का गर्व है, पूरे देश का है, लेकिन पूरे प्रदेश का। इसलिए इस बार उन्मुखीकरण में नीतिगत निर्णय लिया गया कि ऐसा नहीं कि बाहर से हम लोगों को नहीं लाएंगे, लेकिन हमारे यहां इतने विशिष्ट लोग हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, कि हमें बहुत ज्यादा बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक नीतिगत निर्णय के अंतर्गत इस बार के उन्मुखीकरण में, बाकी तो वर्ष भर बाहर से लोग आते रहते हैं, उनसे आपका सीधा संवाद भी कराते हैं, लेकिन उन्मुखीकरण हमने तय किया कि हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जो है वरिष्ठ पत्रकार हो, जनसंपर्क के लोग हो, विज्ञापन के लोग हो, न्यू मीडिया के लोग हो, उनको हम लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चले कि जमीनी स्तर पर भी हम प्रदेश में भी कार्य कर कर, सब जरूरी नहीं है सब दिल्ली जाएं, प्रदेश में कार्य कर कर भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हमने इस तरीके से एक एक सत्र को हमने योजना बनाई है। जैसे आज शुरुआत हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास, यानी कि भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास। अब मुझे याद है, एक बचपन में एक गाना चलता था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब वो है कि इतिहास के प्रति एक उदासीन था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास के बुनियाद पर ही हम भविष्य का जो है इमारत जो है तामीर कर सकते हैं। जो इतिहास को भूल जाता है, जो कौम इतिहास को भूल जाते हैं, उनके किस्मत में वो कभी कभी दोहरा भी सकता है। ये बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है। इसलिए इतिहास हमारे लिए जरूरी है। हमारा क्या आज पत्रकारिता को लेकर कुछ लोग एक नकारात्मक दृष्टि से पत्रकारिता को देखते हैं। मैं कम से कम आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप विद्यार्थियों के अंदर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस पेशे में जिंदगी भर रहना है, अगर उसके प्रति अगर मैं नकारात्मक भाव रखूं तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए। किसी रिश्ते में किसी के प्रति अगर हम नकारात्मक भाव रखते हैं, चाहे वो मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, या कोई भी क्यों ना हो, बॉस हो, अगर उनके प्रति नकारात्मक भाव है तो फिर उस संबंध का बुनियाद ही जो है खराब हो जाता है, और वो फिर आगे चलकर उसका कोई भविष्य नहीं है। तो अगर पहले ही करना, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि आजकल वो है वर्ल्ड रैंकिंग, वो सब उसके पीछे एक राजनीति है, वो एक अलग विषय है, कभी बात करेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते आज भी भारत की मीडिया एक जुझारू मीडिया है। मीडिया ने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है, बेजुबानों के जुबान बनकर काम किया है, और उस मीडिया के प्रति हम एक बदलाव लाएंगे। हो सकता है कि हमारी पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन मुझे उम्मीद है नई पीढ़ी को देखकर कि वो लोग वो बदलाव लाएंगे, और हम देख रहे हैं। कई बार कई लोग कहते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं है, कई लोग कई बातें कहते हैं कि अरे पत्रकारिता खत्म हो गई। मेरा सौभाग्य है कि साल दर साल पुरस्कार जो मिल रहे हैं वो अलग चीज है। मैं ज्यादातर इस देश के प्रतिष्ठित मीडिया के जूरी में रहा हूं और हूं, चाहे वो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड हो, चाहे वो एनबा हो, या 40 अंडर 40 समाचार फॉर मीडिया का हो, लाडली मीडिया अवार्ड्स हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अवार्ड्स हो, इलेक्शन कमीशन के मीडिया अवार्ड्स हो,
सबके जूरी में मैं रहा हूं, और मैं जो प्रवेश देखता हूं, जो एंट्रीज मेरे पास आती है, मैं जब देखता हूं तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण जग जाती है। ऐसे ऐसे स्टोरीज आज भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम देख नहीं रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत जगह बहुत सारे खबरें, ऐसी खबरें जो सही मायने में पत्रकारिता जिसे कहते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन एक माहौल बना दिया गया है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। और मीडिया हर दौर से गुजर चुकी है इस देश में। तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का इतिहास को समझना जरूरी है। आप में से कितने लोग जो है सप्रे संग्रहालय गए अभी तक? कितने लोग? बस एक हाथ। ये दुखद है। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता के हर विद्यार्थी सप्रे संग्रहालय हमारे भोपाल में स्थित है। बाहर के विद्यार्थी आके जो है, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे जो पूरे भारतीय पत्रकारिता का इतिहास को अगर समझना है, हमारे दद्दा के जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हमारे प्रेरणा स्रोत है, इनके पूरे कर्मवीर के जितने इश्यू है वो आज वहां जो है संभाल के रखा हुआ है। आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन हमने सोचा कि आप पता नहीं कब जाएंगे, तो हमने सप्रे संग्रहालय के संस्थापक को आज दोपहर में हम आप इधर लेकर आ रहे हैं। पद्मश्री विजय दत्त श्री, जो अपने आप में एक संस्था है, 78 वर्ष के हैं, आज भी ईश्वर की कृपा से चल फिर पा रहे हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि विद्यार्थियों को बताइए हमारे स्वर्णिम इतिहास के बारे में, वरना विद्यार्थियों को लगेगा कि हमारे पत्रकारिता में कोई इतिहास है ही नहीं। क्या इसका इतिहास रहा है? वो सिर्फ 21 गैजेट से शुरू होकर अभी खत्म नहीं होता है। उससे पूर्व भी एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसके बाद भी रहा है। उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हमने वहां से अपनी शुरुआत की, क्योंकि बुनियाद बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न आयाम, अभी हाल ही में आपने देखा कि एबीपी न्यूज यहां प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो एबीपी न्यूज के यहाँ के जो वरिष्ठ जो करस्पॉन्डेंट हैं, यहाँ के स्पेशल, उनको हमने आमंत्रित किया। कई पुरस्कार इंक्लूडिंग रामनाथ गोयनका अवार्ड ब्रजेश राजपूत जी को मिल चुका है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे उनके व्यक्तित्व में जो आकर्षण लगा कि उनको, उनके जैसे पत्रकार को दिल्ली के लोग उठा के ले गए। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में आइए। वो दिल्ली में 1-2 महीने रहे और उन्होंने कह दिया नहीं, मुझे वापस जाना है। वो दिल्ली के चकाचौंध में, दिल्ली के चमक धमक में, वो भी प्रधानमंत्री के साथ, अन्य नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सर, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के सिवाय काम क्या है? ये इस प्रदेश में मेरे पास इतने काम हैं, इतने काम हैं, इतना बड़ा प्रदेश, इसका संस्कृति, इसकी विविधता, इसका शिक्षा, इतना काम रहता है कवरेज करने के लिए, तो मैं उधर क्यों जाऊं? ये जो जिज्ञासा है, ये जो जुझारूपन एक पत्रकार के अंदर होना चाहिए, कि पत्रकारिता में रहते हुए भी उन्होंने जो है, उनको जरूरत नहीं थी, वो कोई एकेडमिक की नौकरी नहीं तलाश रहे थे, लेकिन उन्होंने पीएचडी किया कि मुझे पीएचडी करना है। तो हमने कह दिया कि ऐसे एक पत्रकार को जो शोध को महत्व देता है अपने पत्रकारिता में, ऐसे पत्रकार को हमारे बीच में आना चाहिए और उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न आयामों के बारे में आपको बताना चाहिए। अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलने का, अब हम जॉब सीकर्स ही नहीं है, जॉब क्रिएटर्स भी बन सकते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिकरण हुआ है मीडिया प्रौद्योगिकी का, जिसके चलते हम जॉब क्रिएटर्स हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं। उसका एक जीता जागता मिसाल है अनुराग उपाध्याय। अनुराग जी अपना एक वेंचर चलाते हैं दखल न्यूज के नाम से। वे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो है, अवसर और चुनौतियों के बारे में कल आपसे रूबरू होंगे। ये मीडिया का भविष्य। हम अक्सर बड़े बड़े अखबारों के जो है, बहुत बड़े अखबारों के, बड़ा अखबार है लेकिन बहुत ही बड़े अखबारों के, उनसे ही हम सुनते हैं कि भाई क्या
लेकिन हिंदी मीडिया का भविष्य क्या है, इसको लेकर बहुत चिंताएं जताई जाती है। तो हमने यहाँ के स्थानीय संपादक जो नई दुनिया के हैं, संजय मिश्रा जी, उनको आमंत्रित किया। हमने कहा कि आप बात करिए कि हिंदी मीडिया का भविष्य क्या है। बहुत ही एक मोटिवेशनल, आपको मजा आएगा, आप जरूर सुनिए। पूरे भोपाल में और मध्य प्रदेश में ही नहीं, अभी तो पूरे देश भर में लोकप्रिय है। आपके अंदर जो है, मतलब इतना ऊर्जा वो भर देते हैं। वो है एक गांव में पले बड़े, वहां से उठकर वो आज मध्य प्रदेश के एक बड़े उद्यमियों में से एक है, और उनका मंडीदीप में बहुत सारे प्लांट्स हैं। और लेकिन आज उन्होंने तय कर लिया कि मैं समाज में किसी जगह में पहुंच गया हूं। वो कहते हैं कि हरियाणा में जिस गांव में वो पले, वहां साइकिल नहीं होती थी उनके पास, लेकिन आज वो BMW में घूमते हैं। और उस पूरे कहानी को वो सुनाएंगे आपको, और आपको किस तरीके से उद्यमिता, और उद्यमिता मतलब सिर्फ वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं है, वो एंटरप्राइज किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए कितना आवश्यक है, उसको लेकर राजीव अग्रवाल जी वो हमारे बीच में रहेंगे। बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती। प्रसार भारती में मैं भी रहा हूं, आशीष जी भी रहे हैं। आशीष जी आगे चल के लोकसभा टीवी के CEO भी बने। प्रसार भारती में चाहे वो आकाशवाणी हो या दूरदर्शन, बहुत सारे अवसर हैं युवा पीढ़ी के लिए। और आज भी विकास पत्रकारिता कहीं ढंग से हो रही है तो वो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, जहां बगैर मिलावट के आज भी आपको जो है खबरें मिलती है। ठीक है, वो उस टाइप से सनसनी नहीं करते हैं, उस तरीके से जो है उनका शायद पिक्चर क्वालिटी नहीं है, लेकिन आज भी जो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका है, उसमें रहते हुए किस तरीके से पत्रकारिता करना है, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है भोपाल की जो दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो स्टेशन डायरेक्टर है, सुश्री पूजा वर्धन जी को। जनसंपर्क का बदलता स्वरूप, जनसंपर्क में अब कितना बदलाव आ रहा है। पहले एक जमाना था जब प्रेस रिलीज वो लेकर लोग चलते थे। मैं भी जनसंपर्क में कुछ समय मैंने भी कार्य किया है, वही बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा ये स्पष्ट निर्देश रहता है कि मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, इसलिए अरुण जी ने जो है सारा, मैं खुद मीडिया में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल को एक्सप्लोर करने के बाद मेरा मन किया कि अब मुझे पब्लिक रिलेशन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित ग्रुप दालमिया भारत एंटरप्राइजेस लिमिटेड का मैं ग्रुप मीडिया एडवाइजर था, और वहाँ जनसंपर्क का कार्य पूरा देखता था मैं। और वो जनसंपर्क बदल चुका है। प्रेस विज्ञप्ति लिखने से लेकर आज किस तरीके से 24 घंटे 24/7/365 आप किस तरीके से आपको अपने जो पब्लिक्स है, एक्सटर्नल पब्लिक्स को कैसे हैंडल करना है, ये आपको बताएंगे श्री मनोज द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के। विज्ञापन की दुनिया, विज्ञापन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। आज विजुअल स्टोरी टेलिंग हो रहा है, किस प्रकार विज्ञापन में जो टेक्नोलॉजी के चलते क्या बदलाव हो रहा है, कंटेंट में क्या बदलाव हो रहा है, इन विषयों को लेकर इंडस्ट्री से ही निकलकर एकेडमिक्स में आए श्री दिवाकर शुक्ल, जो आजकल जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के डीन हैं, वो हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। और सबसे जरूरी हम सबके लिए जो विषय है, जो एक पत्रकार के लिए बहुत सारे खबरों का एक स्रोत बन सकता है, वो है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसका दुरुपयोग भी होता है। इसका सदुपयोग करके किस तरीके से गरीब और जिनकी आवाज सरकारों तक नहीं पहुंच रही है, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है,
और इसी प्रकार किस तरीके से भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करना है। इन सब विषयों को लेकर आरटीआई का कैसे एक पत्रकार सदुपयोग कर सकता है, इसको लेकर स्वयं हमारे प्रदेश के जो सूचना आयुक्त हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो एक प्रख्यात लेखक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है और हमारे ही विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, ऐसे श्री विजय मनोहर तिवारी जी हमारे बीच में। आज वो बहुत अलग विषय में भी वो उनका कभी उस विषय पर भी मैं सत्र रखूंगा कि किस तरीके से एक पत्रकार इतिहासकार बन सकता है, और वो जिस तरीके का काम ये उदयपुर में कर रहे हैं, उदयपुर मतलब राजस्थान वाला नहीं, अपना वाला विदिशा, उधर जो कार्य कर रहे हैं, जिस पर इंडिया टुडे ने 2-2 पन्ने निकाले हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। कभी उनका उस विषय पर भी सत्र हम रखेंगे। और जो अंतिम सत्र होगा वो एक वयोवृद्ध, लगभग 90 वर्ष के करीब हुए एक साहित्यकार, जिनको पूरा प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरा देश सम्मानित करता है, कि साहित्य और पत्रकारिता में क्या अंतर संबंध है, साहित्य का महत्व कितना है पत्रकारों के लिए। इन विषयों को लेकर जो है हमारे बीच में रहेंगे श्री देवेंद्र दीपक जी। थोड़े आराम से बोलते हैं, आराम से सुनना भी है, उसी सब्र के साथ उनको सुनना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी 2 दिन पहले दुष्यंत संग्रहालय में मैं उनके साथ एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में था, तो वहां जो हम लोग मंच में 3-4 लोग बैठे हुए थे, हम सबको जो है माला पहनाई गई। हमने माला, जैसे कि होता ही है, माला पहनाते ही उसको उतार के जो है सबने उतार के टेबल में रख दिया। उन्होंने सबको डांट दिया, पहनो माला, पहनो। हम सब वापस माला पहन लिया। कहते कि कितने सम्मान के साथ कोई आपको माला पहना रहा है और आपने यूं उसको आपने अपमानित कर रहे हैं। न सिर्फ उस, आप याद रखें, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, साहित्यकार है, उन्होंने कहा कि सिर्फ फूल तोड़े नहीं जाते उस माले के लिए, लेकिन उन फूलों में सुई भी चुभोए जाते हैं। इसलिए उस माला का अपमान मत करिए, जब तक कार्यक्रम है पहने रखिए। बहुत खूबसूरत बात कही। उसके बाद दूसरा, किस तरीके से बड़े बुजुर्गों से हमें संस्कार मिलता है। उसके बाद पुस्तक विमोचन हुआ तो आमतौर पर जैसे होता है, वो रैपर पर जो है सबको पुस्तक लेके आए और सबने वही क्या फेंक के उसको जो है कुचल के उसको यूं फेंक दिया। कहते क्या हो रहा है? उन्होंने कहा मतलब वो कागज अभी तक जो है आपको जो है लिपटे हुए, आपके कृति को, आपके पुस्तक को लिपटे हुए जो है संभाल के रखा हुआ था, और आपने 1 मिनट में निष्ठुर होकर आपने उसे फाड़ के फेंक दिया। ये ग्रंथ है, इसको सम्मान करें। आगे से लेकर आप हमेशा इसको कपड़े में सम्मान के साथ, आपने देखा है गुरु ग्रंथ साहब को किस तरीके से रखा जाता है, हम किस तरीके से रामायण को रखते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हर ग्रंथ को रखना चाहिए। तो मैंने उनको मंच में आश्वासन दिया कि आगे से लेकर पुस्तक विमोचन जब भी इस विश्वविद्यालय में होगा, जब तक मैं हूं इस विश्वविद्यालय में, वो कपड़े में बांध कर ही लाया जाए। ये सीखने की बात है, कोई उम्र सीखने की नहीं होती। अब मैं कहूं कि अरे मैंने पूरा दुनिया देख लिया, अब मुझे क्या सीखना है, नहीं। थोड़ा वाकई महसूस हुआ जब उन्होंने ये कहा सबसे कि सच में बड़े बुजुर्ग ना होते तो हमारे अंदर संस्कार कहां से आते हैं। वो लोग आज भी हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, तब जाकर हमको एहसास होता है। इसी प्रकार ये सारे आपके पास जीवन को देखा है, इन्होंने तजर्बा है, समर्पित है इस विश्वविद्यालय के प्रति, आपके प्रति। मैं ऐसे विद्यार्थियों से कोरोना के टाइम, हमारे यहां ऐसे अध्यापक थे
जिनको ये नहीं पता था कि फोन में लाल और हरे बटन के सिवा भी कोई काम हो सकता है। फोन लगातार बजने में कैसे काटा जा सकता है यह अभी भी उनको आइडिया नहीं है। लेकिन उस समय भी उन्होंने जो है सिर्फ बच्चों के खातिर गूगल में आकर और जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है उसमें आकर उन्होंने जो है जूम में आकर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ये समर्पण भाव है। और हमारा विश्वविद्यालय का यह रिकॉर्ड है कि कोरोना के उस वर्ष के दौरान भी हमने समय पर परीक्षण करवाया और समय पर जो है हमने नतीजे निकाले। इसलिए पूरे देश भर के विद्यार्थी इधर आते हैं। हमारा रिकॉर्ड है, कभी उसमें समझौता नहीं होता है। तो इसलिए ये लोग यहां आज उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय के बारे में बहुत और चीजें बता सकता हूं, लेकिन हमारा तो अभी 2 साल तो मुलाकात तो होगी, है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ये जो हमारे विभागाध्यक्ष है, ये सब आपके संरक्षक हैं, ये सब आपके अभिभावक हैं। देखिए, अब हम नए परिसर में जा रहे हैं। हो सकता है जब आप नए घर में जाते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं। अभी मैंने ये बहुत सालों से मेरा पुराना जूता चल रहा था, अभी मैंने नए जूते जो है मैंने खरीदे। अभी उसको एक बार उतारने के बाद पहनने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ये लेके चलता उससे घुसा। ये दिक्कतें आएंगी जब नए परिसर में जाएंगे। कभी कभी पानी नहीं होगा, अचानक उसका तुरंत जो है उपचार किया जाएगा, लेकिन कभी कुछ कुछ कमियां हॉस्टल में होगी, कभी ये काम नहीं कर रहा, हमें भी नहीं पता। रहने लगोगे तो कई चीजें, अभी तो सब सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कभी कोई दरवाजे कोई चटकनी नहीं लगी, अब तुरंत ट्विटर में माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए नए परिसर में क्या हुआ है। अपने घर में जाके, नए घर में, हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतना बड़ा एक पूरे देश से लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कोलकाता प्रेस क्लब के अध्यक्ष सिर्फ इंदौर तक आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे फोन किया और कहा कि कोलकाता प्रेस क्लब के अध्यक्ष है, दूरदर्शन के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने फोन करके कहा कि सर मैं भोपाल आ सकता हूं, मैं जानता हूं मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, आपने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा कि मतलब कुछ विशेष? तो उन्होंने लिए मैं देखना चाहता हूं कि एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता का जो विश्वविद्यालय है वो है क्या। मैं देखना चाहता हूं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसा विश्वविद्यालय हमारे देश में है। चाइना में नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी है, अगर उसका कोई बराबर का कोई संस्था भारत में है तो वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता। तो हमें जो है उस पर गर्व होना चाहिए। नए परिसर में हम जा रहे हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन वो हम सबको मिलकर ठीक करना है। हम सबको मिलकर जो है उन समस्याओं को जो है सामना करना है। एक अच्छा कैंपस, और याद रखें, मैं पहले पिछले 26 जनवरी को भी मैं बता चुका हूं, उसको मैं दोहराऊंगा कि नया परिसर है, नई आदतें डालनी होंगी। कहीं भी थूको पान, कहीं भी जो है कुछ भी करो। देखिए, आपको देखकर आपके आने वाले बैच सीखेंगे। आप कौन सी नई परंपराएं, कई बार मैं कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं बिल्डिंग देख के पूछता हूं ये कब बनी है, मतलब पिछले साल, कहते ना 10 साल पहले। इतना सब तरीके से क्यों? मेंटेनेंस, बाकी हमारा स्टाफ लगेगा, लेकिन आप किस तरीके के जो है एक बेंचमार्क आप स्थापित करते हैं, एक मानक आपको स्थापित करना होगा। हमारे विश्वविद्यालय का कैंपस ऐसा ही होगा। कहीं अगर कागज अगर सड़क में पड़ा हुआ है, उसको उठा के साइड वाले डस्टबिन में हम डालेंगे, ताकि उसका मेंटेनेंस जो है कि ये दूसरे देखकर कहेंगे देखो
ये एमसीयू के विद्यार्थियों को देखो, अपना कैंपस कितना बढ़िया बना के रखा हुआ है। ऐसे कुछ स्वभाव डालने पड़ेंगे। और मैंने जैसे कहा कि आप सबके लिए ये वाकई, मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा इतना सौभाग्य क्यों नहीं मिला कि इतने अच्छे विभागाध्यक्ष वाले विश्वविद्यालय में मैंने क्यों नहीं पढ़ाई। इतने अनुभवी लोग हैं संकाय में, वहां मुझे क्यों नहीं अवसर मिला। इतने अतिथि संकाय हमारे यहाँ हैं जो इतने समर्पण भाव से हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। तभी जाकर जो है यहाँ से जो विद्यार्थी निकलता है, आज उसके लिए पूरे देश में एक सम्मान है, स्वागत है। जब कुछ दिन पहले घटना यहाँ घटी दुर्भाग्यपूर्ण, तो मुझे पत्रकार फोन करके पूछ रहे हैं, सर ये क्या हो गया। उनको थोड़ा अचंभा हो रहा था, क्योंकि हमारा पहचान कोई लफंगों के कॉलेज की तरह नहीं है। हमारी पहचान जो है, हम कलम और कैमरे वाले लोग हैं। हमारी अपनी पहचान है, हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं इस देश के, इस समाज के। हमारे यहाँ हिंसा, लड़ाई झगड़ा, ये इसका कोई स्थान नहीं है। अपने अभिभावकों से बात करो, उसका समाधान निकालो। और हमने भी किसी को सजा नहीं दिया। फोन पे फोन करते रहे पत्रकार कि सर कितने सस्पेंड हो रहे हैं। मैंने कह दिया मेरे बच्चे हैं वो। हम लोग यहाँ सस्पेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, टर्मिनेट करने के लिए, रस्टिकेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग उनको सिखाने के लिए बैठे हैं। गलतियां होती है, हमारे बच्चों से क्या गलती हो जाती है तो हम घर से निष्कासित कर देते हैं क्या? नहीं करते। उसी भावना से हमने जो है उनको समझाया, उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा कि ऐसे गलती कभी नहीं दोहराएगी। बस जितने बाहर वाले थे सब अपने आप पीछे चले गए। बहुत सोचा कि यहां राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे, नहीं बनने देंगे। यहां अध्ययन के लिए आए हैं लोग, अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, अपना सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। दूर दूर से आए हैं, माँ बाप की बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, बहुत कष्ट सहकर माँ बाप ने इधर भेजा है। और हम पूरी तरह इस विश्वविद्यालय में एक एक कर्मचारी, एक एक संकाय आपको वो शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे आप देश के बेहतरीन पत्रकारों में से आप जो है यहां से निकले। हमारा सीना जो है आज भी देखिए कितने गर्व के साथ हम कह रहे हैं विजय मनोहर तिवारी हमारा विद्यार्थी। जब हम स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, कोई भी स्टूडेंट उधर के, तो कहता है यार ये हमारा विद्यार्थी। हमें और कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो एहसास कि ये हमारा विद्यार्थी है, हमको इतना गर्व प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो 3 दिवसीय उन्मुखीकरण सत्र है, पूरी तरह इसको अटेंड करिए, अच्छी तरह अटेंड करिए और सवाल पूछिए। और अब भी सवाल का ही दौर शुरू होगा, क्योंकि इतने लोग आपको ये सब क्लास में आपसे बात करते हैं। मेरा क्लासेस में आपसे रूबरू नहीं होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। लेकिन ये लोग रोज आपसे मिलते हैं। लेकिन आपके मन में कोई भी विश्वविद्यालय को लेकर प्रश्न है, कुछ कुछ बातें मैं टिप्पणी जरूर बीच में जो है, अरुण मुझे माइक दे देना। जैसे बहुत संक्षिप्त में आगे सेशंस हम कराएंगे। जैसे हमारे डीन एकेडमिक हैं, आप हमारे आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो हमारे जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जहां कोई भी विशाखा गाइडलाइंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी, वैसे इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पिछले 31 वर्ष से किसी प्रकार का शिकायत नहीं आई है। लेकिन फिर भी हमने मैकेनिज्म पूरा तैयार कर रखा है। 2 शब्द वो भी बोलेंगी, और भी आपके मन में कोई सवाल, ये एक प्रश्नोत्तरी का सत्र होगा जहां आपके मन में कोई जेन्युइन सवाल है विश्वविद्यालय को लेकर, तो अवश्य जो है उसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। कोई स्पेसिफिक बात है तो फिर आप अलग से मिलिए, कोई जनरल सवाल है उसको आप जरूर चर्चा करें। और बाकी ये सब लोग हैं, और फिर भी आपका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर कुल सचिव है, और उसके आगे चलकर कभी कोई भी दिक्कत हो 24/7 मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इवन ट्विटर में भी कुछ आता है
तो तुरंत उसको संज्ञान में लेता हूँ। उसका मतलब ट्विटर में लिखने के लिए नहीं कहता हूँ। आप जरूर मुझसे मिलने आए, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। थोड़ा सा समय लग सकता है अगर किसी बैठक में हूँ तो, लेकिन विद्यार्थियों को मिलने से मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ। आपका स्वागत है पुनः एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में। मैं इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से, इसको फेसबुक लाइव किया जा रहा है, आप सब भी जितने फेसबुक में हैं आप लोग इसको शेयर करें। और यही नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हमारे रीवा, खंडवा, दतिया परिसर के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं और लगभग देश भर के 1600 स्टडी सेंटर्स के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।